हेलो सक्षम मानियास। मैं मंडल सर आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 3 का फास्ट रिवीजन वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के फटाक से स्टार्ट करते हैं। वन शॉट लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर ऑफ। ठीक है, सबसे हम लोग मेन जो है चैप्टर 7 मार्क्स का चैप्टर है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। 7 मार्क्स का चैप्टर है। अगर न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया तो तैयारी हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी अपलोड किया है आप चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हो, उसको भी जो भी डाउट रहेगा तो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बोल्ट्जमैन इक्वेशन को लेकर। बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ, इनको कंबाइन करके हम लोग ना ऐसा बनाते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ, तीनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन के तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। बोल्ट्जमैन सर आते हैं, वो आइडियल गैस कांस्टेंट मतलब आर, उसके प्लेस पे वो यूज करते हैं एन के बी। क्या यूज करते हैं वो? एन के बी फॉर वन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना लिया उन्होंने? 1 लिया है। और आर के प्लेस पे क्या यूज करते हैं? एन के बी, जिसमें के जो है कांस्टेंट है, बी मतलब बोल्ट्जमैन। इसको बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर जो के बी का वैल्यू है वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यह वैल्यू को अगर यहाँ पे आप लोग रिप्लेस कर दे तो पीवी का एक नया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने 1 लिया था और आर के प्लेस पे क्या रिप्लेस किया है? एन के बी, और ये आ गया टी। तो ये नया फॉर्मूला बन के आता है पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। इसी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल आता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे तो बिहेवियर ऑफ गैस आ रहा है। अगला टॉपिक हम लोग का बढ़ते हैं इसके अंदर, तो इसमें आ रहा है बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस, गैस का बिहेवियर कैसा होगा? तो गैस के मॉलिक्यूल्स मुझे बताओ। पहली बात तो देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल जब बहुत दूर है तो इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, जो इनको बांध कर रखता है, एक जगह रोक के रखता है, वो थोड़ा सा सेपरेटेड है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल है, बिंदास मोशन कर सकता है। मोशन कर सकता है मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल शांत बैठता ही नहीं है, कि वाइब्रेशन के लिए इसके पास स्पेस ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मोशन कर रहा होता है। अगर ये आइडियल गैस लिया हमने तो कभी वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली सेम स्पीड पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे सेम स्पीड में मोशन करता रहेगा अगर आइडियल गैस लिया तो। वरना नॉर्मल गैस लिया तो वो भी गैस हमेशा उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रहने का मतलब रुका होना। गैस कभी भी एक जगह पे कभी रुकता नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहेवियर ऑफ गैस में आएगा तो कहानी बना के लिखने का इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे आ रहे वाले अब। आप लोग ऐसे देखो, आइडियल गैस है ना रियल गैस, आप लोग इसके बारे में नॉर्मल थेरीज है, आप लोग बहुत सारे डिस्क्रिप्शन सेकंड चैप्टर में भी आ चुका है आइडियल गैस। आप वहां से स्टडी कर लोगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल गूगल कर लोगे, दो पॉइंट आपको लिख लिया तो भी बस हो गया। ठीक है, मीन फ्री पाथ का मतलब एवरेज पाथ। जब गैस का मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर मोशन कर दे तो रुकता तो है नहीं, कंटिन्यूअसली एक्स वाई जेड पे मोशन कर रहा होता है। उन तीनों का एवरेज ले लिया, उन जो भी डिस्टेंस होगा एक्स का, वाई का, जेड का, उनका एवरेज ले लिया तो हमारा किस में आ जाएगा? मीन फ्री पाथ में। हम लोग मेन डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे मेन जो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आने का चांसेस इसका रहता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले आपको इसमें मालूम होना चाहिए, आइडियल गैस ले रहे हैं हम लोग एक कंटेनर के अंदर। कंटेनर हमारा जो है वो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का साइज क्या है? सेम है। इसका जो एज लेंथ है हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं एल है। कितना है लेंथ? एल। इसका लेंथ भी एल होगा, ब्रेथ भी एल होगा, हाइट भी एल होगा। इसका सब कुछ क्या हो रहा है इसमें? एल। इसके अंदर देखो एक्सिस बना लेते हैं। देखो 3 एक्सिस होगा, 3 एक्सिस है। देखो एक समझो ये एक्स एक्सिस है, समझ लो ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो होगा कौन सा एक्सिस होगा? जेड।
तीनों में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। इसके अंदर मॉलिक्यूल आप कौन से वॉल पे भी ले लो, अगर ये वाले वॉल पे लिया तो मॉलिक्यूल टकरा के जाएगा सामने वाले पे। जैसे मेरे घर में अगर दो दीवार है, ये दीवार से आया टकरा के इधर गया, मॉलिक्यूल रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, वापस वहां से टकरा के वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो जाता है मॉलिक्यूल मोशन करता है तो हमको कुछ तो वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई जेड सबका हमको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं इसका, कंसिडर एन ideal gas placed inside the cubical container of the edge length मतलब उसका जो भी किनारा है वो हमने क्या मान लिया है, L मान लिया है। ठीक है, मास ऑफ गैस का जो भी मास होगा उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, m। उसके पास जो भी स्पीड होगी एक्स वाई जेड सबकी स्पीड डिफरेंट होगी। ठीक है, हम लोग इसका निकालते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ गैस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, मैं कोई एक ही एक्सिस का पहले निकाल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल है, यहाँ इनिशियल है तो लीनियर मोमेंटम होगा तो क्या फॉर्मूला हो गया, एम वी एक्स एक्सिस का, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्स आई लगाता हूँ क्योंकि कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी एफ बराबर एम वी एक्स एफ। ठीक है, एक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कौन सा एक्सिस का पहला कंसिडर किया हूँ, एक्स का निकालूंगा, वाई का निकालूंगा, जेड का निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। इतना लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम लोग ये समथिंग ले लिए, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालना रहा तो कैसे निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डीपी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन है, सब वेक्टर फॉर्म में लिखो, सबको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा रॉन्ग किया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस लगने का रीजन, मॉलिक्यूल जब एक कंटेनर से एक वॉल से दूसरे वॉल पे जा रहा है तो जाते टाइम है प्लस एम वी, वहां से जब जाके आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो गया है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है माइनस का वैल्यू। तो फाइनल मोमेंटम बच्चा हमारे पास क्या है, माइनस एम वी एक्स। ठीक है, एफ मत लिखो चलेगा, और इनिशियल हमारे पास क्या है, ठीक है, इनिशियल हमारे पास क्या है, माइनस एम वी। ठीक है, ये फाइनल का हो गया, ये इनिशियल का हो गया। देखो दोनों में माइनस ही आ रहा है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये फाइनल का इसके आंसर में माइनस है, और ये फॉर्मूले वाला माइनस, दोनों का सॉल्व किया तो आंसर क्या जाएगा, -2mv। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड में अगर लिखूं इसको मैं, इन मैग्नीट्यूड का मतलब है डायरेक्शन एक्शन हटा दूं तो डीपी का मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, डीपी इज इक्वल टू 2mvx। डीपी का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2mvx, मतलब मुझे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मिल गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि एफ का जो वैल्यू होता है फोर्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, डीपी अपॉन डी के बराबर होता है। ठीक है, एफ का वैल्यू किसके बराबर होता है, डीपी अपॉन डी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी अपॉन डी ऐसे रहेगा, और पी की वैल्यू आप लोग कुछ तो देख रहे हो, पी की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, अरे डीपी पूरी वैल्यू आपको होता है क्या वैल्यू है पूरी की वैल्यू। ठीक है, देखो ना डीपी पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2mvx। ठीक है, याद रखना ये स्मॉल वी है, पूरे जो हमारा कंटेनर है उसका वॉल्यूम भी आएगा इसमें, उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन dt। ठीक है, मैं यहाँ पे dt को भी चेंज करूंगा, बट मुझे बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने छोटा टाइम लिया इसलिए dt लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस बच्चा देखो मैं क्या लिखूंगा, जब मेरा ये वॉल से जाएगा ये वॉल पे एक डिस्टेंस L ट्रेवल करेगा, वहां से जाके वापस इधर आएगा दूसरा डिस्टेंस वापस L ट्रेवल करेगा। मतलब यहाँ पे आपने फाइनल मोमेंटम कब लिया था, जाके आ रहा था, फाइनल मोमेंटम तब ना लिए थे, तो इसके अंदर भी वैसा रहोगे। तो आप लोग फाइनल जो डिस्टेंस लोगे, देखो जाने का डिस्टेंस L, आने का डिस्टेंस भी, क्योंकि जाके आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना मिलने वाला है यहाँ पे 2L। तो डिस्टेंस को हटा के आपको क्या लिख देना है, 2L। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो dt बराबर क्या मिलेगा, 2L अपॉन v। इसको समझो इक्वेशन 1 दिया, इसको समझो इक्वेशन 2 दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ मुझे 1 और 2 से क्या देखने को मिलेगा, f की वैल्यू जो है 2mvx है अपॉन dt,
और dt का ये रीजन दिया हूँ, इसके बाद का अगला स्टेप ये है, ये तो रीजन दिया हूँ कि मैं कुछ तो चेंज करने वाला हूँ, dt को हटा के मैं ये लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ वो रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो वो रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको लिखूंगा 2l अपॉन v, ठीक है। ये x एक्सिस का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लिया मैंने, vx, सबसे नीचे वाला वैल्यू सबसे ऊपर, और देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो f की वैल्यू ये x एक्सिस का है, ठीक है। f की वैल्यू देखो, ये vx जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या मिलेगा, mv² x अपॉन कैपिटल L, ठीक है। फिर से वैल्यू देख लो, fx की वैल्यू क्या मिल रही है, mv, देखो ना, v जाएगा ऊपर, mv² अपॉन कैपिटल L, ये हमारे पास वैल्यू मिल रहा है, देखो x एक्सिस के ऊपर का मिल रहा है, लेकिन मेन वैल्यूज नहीं है, इसमें अलग अलग वैल्यूज इसमें आएगा, तो हम लोग निकालते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग along x axis of molecules 1, 2, 3, अप टू कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n तक। x एक्सिस के ऊपर क्या एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं है, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल का वैल्यू अलग अलग होगा, हमको वही देखना है, ठीक है। तो देखो हमको कैसा मिलेगा, fx इक्वल टू, अगर पहले मॉलिक्यूल को होता है, इसका फॉर्मूला मैं क्या लिखता, देखो ऐसा, m vx1 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल L, ये पहले मॉलिक्यूल का हो गया। देखो इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं, बस x के बाजू में क्या लिखा है, 1, ये कैपिटल L वैसे ही है, ये हमारा कैपिटल L है, अगर आपको चमकेगा तो समझ लो, आप सुन के लिखना बच्चा, ठीक है। कैपिटल L की वैल्यू है ये। अगर दूसरे का होगा तो क्या लिखूंगा मैं, mvx2 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल L, ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जाऊंगा, mvxn का स्क्वायर अपॉन कैपिटल L, मतलब जो वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी को ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी m अपॉन एल तो क्या है, कांस्टेंट, उन सब में कुछ कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग, तो m अपॉन एल आपने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, vxn के स्क्वायर तक, ठीक है। ये हमारे पास fx की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, fx की। मुझे अब वैल्यू निकालना है, इनका एवरेज वैल्यू निकाल लो, तो पहले इसको हटाएंगे हम लोग, हाँ। तो बट एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड, बच्चा शायद वो ना दिखे ये वाला, तो वी एक्स एन का स्क्वायर अपॉन एल लिखा हुआ लास्ट में, तो ये चीज आपका ध्यान रहना। एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू रहेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में निकाला हूँ एवरेज, हाँ। तो कैसे करेंगे, जितने भी स्पीड है सबको प्लस करेंगे, vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, vx3 का स्क्वायर, करते करते n तक, ठीक है। टोटल कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालता है, जितनी भी वैल्यू रहेगी सबको प्लस करने का लाइन से, और जितने नंबर रहेंगे उतने से डिवाइड करने का। तो हमको ये डिवाइड बाय क्या कर दिया मैं, n, यहाँ से बच्चा देखो डिवाइड से इधर जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा, n vx का स्क्वायर बराबर, डिवाइड से इधर जा रहा है ताकि ये पूरी वैल्यू क्यों निकालना समझ में आ जाएगा, vx का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, vx3 का स्क्वायर, करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n तक, जो ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने ये वैल्यू कुछ फाइंड आउट किया, ठीक है, और ये वैल्यू ऊपर वाले में कहीं तो है, दिख रहा है, ठीक है। मतलब मैं इन सब को हटा के, इतने बड़े वैल्यूज को हटा के मैं छोटू सा वैल्यू यूज कर सकता हूं, क्या, एन वी एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस किया, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एम अपॉन कैपिटल एल, क्या लिख दिया, एम अपॉन कैपिटल एल। इस पूरे को हटा के मैं सिंपल में क्या लिखा, छोटू सी वैल्यू को ना, ये पूरे का वैल्यू हमको क्या मिल गया, एन वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे टोटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। नहीं टोटल फोर्स मत बोल दो, इसको एवरेज फोर्स बोलना, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है मेरे पास, एवरेज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। एवरेज फोर्स, इतना ध्यान रखना है, कौन सा फोर्स है मेरे पास, एवरेज फोर्स मिल गया, पहले इतना नोट डाउन करो, ये और आगे बाकी है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे इसको रफ नहीं किया था कि हमको रेफरेंस ये रहेगा। मुझे यहाँ पे बच्चा क्या मिल चुका है, एवरेज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब निकालो प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग सब लोग को पता होगा, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाल रहे तो यहाँ पे एफ एक्स लिख लेते हैं। मुझे बताओ एफ एक्स का जो एवरेज वैल्यू मिला है, क्या मिला है, एम कैपिटल एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, देखो ना, एम एन वी एक्स का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, पहले से यहाँ पे एरिया है,
ठीक है। बट मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ कभी भी करोगे, अच्छा इसका एरिया निकालोगे भी तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पहले से इसका हाइट भी लेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों वैल्यू तो एक ही है, मतलब इसको चाहोगे एल क्यूब लिख सकते थे, और एल क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। ये कैपिटल वी लिखना है आपको, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास हो गया एल का क्यूब, मतलब एरिया इंटू लेंथ बटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल वी वॉल्यूम। ये वैल्यू यहाँ चेंज कर दो तो पी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो एन, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, एन एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन से एक्सिस का मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का मिला है, मुझे किस किस का और निकालना है, सेम इतना लंबा प्रोसीजर हमको वाई का भी करना रहेगा और जेड का भी करना रहेगा, तो इतना लंबा प्रोसीजर हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि मार्क्स तो उतना मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका यूज करेंगे, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बाकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी आइडियल गैस की वो देखो, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, सिंस पहला रीजन देंगे, इट इज आइडियल गैस, क्योंकि ये कौन सा गैस है, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की स्पीड जो होती है, कौन से भी एक्सिस पे जाओगे स्पीड उसका क्या होता है, सेम होता है, समझ में आ रहा है क्या, आइडियल गैस की स्पीड कौन से एक्सिस पे भी जाओ स्पीड क्या हो जाएगा, सेम। अगर सेम स्पीड है, टोटल स्पीड में निकालना चाहो तो क्या मिलेगा, टोटल स्पीड में निकालना चाहो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर, तीन एक्सिस से तीनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्योंकि तीनों के तीनों सेम है तो मैं इसको हटा के वी एक्स लिख सकता हूँ, देखो वी एक्स तो है ही पहले से, वी वाई को हटा के भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स का स्क्वायर, वी जेड को हटा के भी क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स का स्क्वायर, वी स्क्वायर, टोटल आपने प्लस किया अगर अच्छे से तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, ध्यान से देख लो, वी एक्स वी एक्स वी एक्स टोटल कितने टाइम आ गया, 3 टाइम, मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको इधर ले जाओ तो मुझे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो वैल्यू आपने टोटल स्पीड निकाल लिया है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, टोटल प्रेशर exerted by molecule, exerted by gas molecule inside the cube, तो टोटल प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, पी एक्स लिखे थे, पी एक्स हट जाएगा, पी रहेगा, तो सेम सब कुछ है हमारे पास, एन है, एम है, कैपिटल वी भी है, वी एक्स के स्क्वायर के प्लेस पे ये रहा, वी एक्स के स्क्वायर के प्लेस से मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, ये वैल्यू मैं वी एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वी स्क्वायर अपॉन 3, इसी को अरेंज कर दिया जाए तो 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड की बात करेंगे, तो इसलिए आरएमएस स्पीड का मतलब क्या है, देखो आपकी स्पीड थी, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों एक्सिस का एवरेज रहेगा तो आप लोग मीन बोल लोगे, और जैसे मीन तो रहेगा और साथ में आपको इसका स्क्वायर करना है और रूट में रख देना है, हालांकि एंड से वही आएगा, ठीक है, वी मीन, मतलब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, वी स्क्वायर निकालो और रूट में रख दो, स्क्वायर लो और उसका रूट निकालो, स्क्वायर स्पीड हो जाएगा, मीन मतलब एवरेज, आपको एवरेज अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला ही है, ठीक है, अपने फॉर्मूले में निकाला था, प्रेशर के फॉर्मूले में आपने एवरेज स्पीड यूज कर लिया है, ठीक है, तो सीधा में हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली, कुछ ज्यादा टाइम पास किए बिना, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस की हेल्प से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस क्या मिला था, अभी हमने निकाला 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी निकाला था, हमको बचा यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देखो ये दोनों डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई, देखो 3 गया इधर पी वी, ठीक है, देखो डिवाइड से इधर जाएगा मल्टीप्लाई, एन एम मल्टीप्लाई से इधर आ रहा है तो डिवाइड बराबर वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या मिल रहा है मुझे, वी स्क्वायर, फिर से देख लो, ये डिवाइड से यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये एन एम मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये सब आरएमएस वैल्यू आएगा यहाँ पे, जो भी है सब कौन सी वैल्यू रहने वाली है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाली वैल्यू, ठीक है, बाद में मैं इसका रूट ले लूंगा, वही आरएमएस बन जाएगा, ठीक है, चलो इसको पहले फिलहाल ऐसे रहने दो, ये हमारे पास v का स्क्वायर है, तो v स्क्वायर है बच्चा, तो मुझे v क्या मिलेगा, रूट ऑफ 3pv अपॉन nm, ठीक है, ये हो जाएगा, अब हो जाएगा आरएमएस, क्योंकि आपने इसका क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट आपने ले लिया है, क्या ले लिया है इसका, स्क्वायर रूट। आगे हम लोग और बढ़ेंगे
तो आप लोग आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा मैं तो एन के प्लेस से मैं लिख सकता हूँ ना एन अपॉन एन ए। ठीक है, और ये हो गया हमारा आर टी। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारे पास वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ये वैल्यू रीजन दिया मैंने, ये रीजन को उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, तो बताओ ये रीजन देखो एन के प्लेस पे दिया, ये रीजन यहाँ यूज किया, ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो वी आर एम एस की मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ देखो 3 पीवी का वैल्यू बच्चा हमको क्या मिल चुका है, एन आर टी अपॉन एन ए मिल चुका। ठीक है, पीवी के प्लेस देखो, पीवी के प्लेस से क्या लिख दिया, एन आर टी अपॉन एन ए। एन ए इज द एवोगैड्रो नंबर। ये कौन सा नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, जो हमको मोल्स जब भी आया कॉन्सेप्ट तो इसमें ही आता है। ठीक है, और नीचे हमारे पास पहले से बच्चा कोई तो था, कौन था, एन एम। इसमें से अब ये एन क्या हो गया, कैंसल। बट मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो। ठीक है, वो क्या उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम नॉट, और उसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर इंटू मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर इंटू मास, नॉर्मल मास जो भी रहेगा उसका वजन इन केजी वाला। ये वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो वी आर एम एस का जो फाइनल वैल्यू है मुझे क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 3RT। क्या मिल गया, ऊपर ना 3RT अपॉन एन ए एम को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम नॉट। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, एम नॉट। यही हमारा वी आर एम एस स्पीड। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड हमको निकालना रहा तो हमको वैल्यू क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम नॉट। ठीक है, ये सब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे आइडियल गैस हो गया, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस ऐसे अलग होता है, मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस। ठीक है, उसमें एडियाबैटिक रेशियो होता है समथिंग सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, ये वाले वैल्यू को आप लोग जब सिंप्लीफाई करते हो, आगे सॉल्व करते हो, तो ये वैल्यू जो हम लोग इसके अंदर रख देते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला वी आर एम एस स्पीड ऑफ किसी साउंड का, ठीक है, देखो ऐसा आर एम एस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर हमको निकालना रहा तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, रूट ऑफ बस 3 हटा दो, वहां पे लिखोगे एडियाबैटिक RT अपॉन एम नॉट। ठीक है, तो अगर साउंड की स्पीड को अगर निकालने बोलेगा, आरएमएस स्पीड ऑफ साउंड निकालो, आइडल गैस मत निकालो, साउंड निकालने बोलेगा तो आपको यहाँ तक डिराइव करके देना रहेगा, कुछ मत करना। 3 को हटाओ, एडियाबैटिक रेशियो का कुछ मतलब बता दो। ये एडियाबैटिक रेशियो है, ये क्या चीज है, एडियाबैटिक रेशियो। ठीक है, ये सीपी अपॉन सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग रख दोगे तो समथिंग आंसर आपको आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। मतलब काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में टेम्परेचर का क्या रोल है हमको वो बताना है। मतलब समझो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी पूछा तो भी यही करना है। एक और क्वेश्चन देखो जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, so that the average energy per molecule of is proportional to the absolute temperature of gas। एवरेज एनर्जी का जो आप लोग एवरेज एनर्जी निकालोगे वो एनर्जी अपॉन मॉलिक्यूल मतलब नंबर से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, नंबर से। वो पूरी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होनी चाहिए, टेम्परेचर के। मुझे यहाँ पे सो दैट करना है। ठीक है, तो क्या मतलब सो दैट करना है, ऐसा E अपॉन एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी आपको ये डिराइव करना होता है, सॉल्व करना था। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का बच्चा प्रेशर की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/3 NM V² अपॉन कैपिटल V। ठीक है, ऐसे समथिंग हमारे पास वैल्यू है। आप लोग ऐसा करो, इसको इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 3PV इक्वल टू क्या लिख दिया है, 3PV इक्वल टू NMV²। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ एटम, उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे इसको चेंज करना होगा, देखो मुझे इसको बनाना है एनर्जी। क्या बनाना है, एनर्जी। वो भी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ mv²। तो हाफ यहाँ अपने बाप का घर तो है नहीं, ये हाफ लगा दिए, तो आपको हाफ लगाने के लिए बच्चा रीजन देना पड़ेगा कि हाफ आपने क्यों लगाया।
तो 1/2 का जब मल्टीप्लायर इस साइड किया तो आपको 1/2 का मल्टीप्लाई उस साइड भी करना होगा। तो देखो दोनों साइड मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया अगले स्टेप में 1/2 का, तो हमारे पास कुछ वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया 3/2 PV इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिला है किसकी वैल्यू है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इसको के लिख लेते हैं। कौन सी वैल्यू है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी लिखा सिर्फ तो भी चलेगा। ये समथिंग हो गया हमारे पास, मतलब के बराबर हमको क्या मिल गया 3/2 PV। बट मुझे बोल्ट्जमैन इक्वेशन की हेल्प लूंगा मैं, ठीक है। तो बट PV इज इक्वल टू मैं जानता हूं NKBT होता है। देखिए आप उसका आइडल गैस लेते तो भी आंसर वही आता, ठीक है। बस आइडल गैस में नंबर ऑफ एटम नहीं ला पाते आप लोग, मोल्स आता है उसके अंदर, बस इतने का फर्क है। इसलिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो PV को हटा के बच्चा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 3/2 PV को रिप्लेस कर रहा हूं बच्चा मैं किससे EKBT के साथ। ये n को अगर देखो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है। देखो ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, टेम्परेचर आ गया, कौन सा प्रोपोर्शनल दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि दोनों के दोनों वैल्यू कहाँ है ऊपर है, ठीक है। अब इस n को इधर लेके आ जाओ नीचे, वहां मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड बराबर 3/2 KBT। अब ध्यान से देखोगे तो ये 3/2 KB तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा देंगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगा कि EK/N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बस लास्ट में स्टेटमेंट फिर से लिख देना। स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, हेंस यहां से एवरेज एनर्जी, देखो E मतलब एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। एवरेज एनर्जी लिया इसलिए अभी तो आपने N हटा दिया है, यहाँ पे चाहिए ऐसा लिख लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। N हटाया आपने, कौन सी वैल्यू ले रहे हैं आप लोग एवरेज। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हेंस प्रूव्ड। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। मैंने नोट्स कुछ लिख के रखा है, कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। मैं वहां लिखता तो टाइम वेस्ट होता अपना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब देखो क्या लिखा है, सिंपल डेफिनेशन पहले समझो। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज, सिंपल डेफिनेशन लिख रहा है, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, याद कर देना भी ऐसे करने का, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये सब कुछ, ये सब इसमें आता है। देखो द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। इंडिपेंडेंट मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, वैसा वेव बनता है ना, वो वाला, ठीक है। ये सब क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे। अब इससे क्या होगा, टू डिस्क्राइब, जो भी क्वांटिटी लग रहा है क्या करने के लिए, टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। पूरे सिस्टम का पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसा बना हुआ है पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेट की, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, उन सब कोऑर्डिनेट को और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इससे कुछ अलग अलग मैंने टाइप्स लिख के रखे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हमारे पास देखो कौन सा टाइप है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें सिर्फ लीनियर मोशन कर सकता है, एक्स पे, वाई पे और जेड पे जा सकता है। तो एक्स वाई जेड सिर्फ और सिर्फ लीनियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशनल मोशन, रोटेशनल करेगा तो फैन घूमता है, ठीक है। रोटेशन करेगा तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में, एक एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो इसके पास दो टाइप के हो सकते हैं, ये तीन टाइप हो गए इसके अंदर, एक्स वाई जेड, इसमें दो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा आ गया वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मतलब वेव बनाएगा, क्या बना रहा है इसमें, वेव। वेव बनेगा मतलब क्या, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। इस टाइप का ये वेव बनता है इसके, तो इसके भी हमारे पास के अंदर दो टाइप मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए अलग अलग गैसेस के लिए, जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, किसके पास, मोनो एटॉमिक गैस के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो भी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है इसके पास। क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक्स का, वाई का और जेड का, 3 होता है सिर्फ। मोनोडाइज का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है उसके पास, वाइब्रेशनल रोटेशनल नहीं होता है। डायटोमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग डिटेल में लिखा करोगे अच्छे से। और ट्राइएटॉमिक भी होता है, ट्राइएटॉमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। किसका ट्राइएटॉमिक यहाँ लिखा नहीं हूं मैं, वो लिखना है आपको।
ठीक है। लास्ट बच गया पॉलीएटॉमिक के पास। पॉलीएटॉमिक पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, इसके पास होता है थोड़ा अलग स्पीसीज के से, ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, साथ में इसके पास 3 रोटेशनल है। लो भाई, ठीक है, सबके पास 2 ही है, ये 3 लेके आ गए। इसके कितने हैं? 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब पॉलीएटॉमिक में कौन सा नंबर का हमको नहीं मालूम है, वह नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एफ। एन नहीं लिखते क्योंकि एन इसमें नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? एफ इनटू 2 टाइम ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और F इंटू 2 वाइब्रेशनल। ये सब याद होगा तो अभी हम लोग मेयर्स रिलेशन निकालेंगे, उसमें एडियाबैटिक गैस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, वो एडियाबैटिक गैस का रेशियो निकालेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीएटॉमिक, उसमें यही सब काम आएगा। अगर नहीं आ जाएगा तो नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम था। चलो जाओ नेक्स्ट वन टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, मेयर्स रिलेशन। मैंने कंसीडर लिख के रखा जान मुझे, हमारा टाइम बचाना है, हमको बोर्ड का एग्जाम है नजदीक है, हमको टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है, आपको रिवीजन फास्ट हो मतलब। ठीक है, देखो हमने एक कंटेनर लिया, सिलेंडर लिया, उसके अंदर ये जो बनाया है गलाकृति में नहीं किया है। ठीक है, ये पिस्टन है मतलब ढक्कन, जो अंदर बाहर मूव कर सकते, जो डॉट लाइन से बना है वो आइडियल गैस है। ठीक है, ये सबसे पहले मेयर रिलेशन होता क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द आइडियल गैस कांस्टेंट, मतलब कैपिटल आर आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp एंड दैट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। मतलब Cp, Cv और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन होता है कौन? मेयर्स रिलेशन। ठीक है, कंसीडर कर दिया हमने। कंसीडर एन आइडियल गैस प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर का खास बात है कि ये पिस्टन अंदर बाहर मूव कर सकना चाहिए। हैविंग मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ कॉमा दे दो, मूवेबल मूव कर सकता है, मासलेस वजन नहीं रहेगा, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन। लेट पी वी टी, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, गैस का जो भी है, इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगा हम लोग हीट देंगे। हम लोग क्या करने वाले? बाहर से हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। देखो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो डी, टेम्परेचर चेंज हुआ तो dt। ये वैल्यू हमने लिख दिया। अब बाकी ये तो हमने लिख दिया था। अब केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या ले रहा हूं? केस नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा, तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0। अब वर्कडन का फॉर्मूला होता है PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, dV तो 0 है, इसलिए वर्कडन का वैल्यू आ गया 0। केस नंबर 1 में वर्कडन का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। अब हमको देखो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ हीट चेंज। ठीक है, तो हीट का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग Q1, मान लो dQ1, इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है DE प्लस W। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे ना अगले चैप्टर में, तो भी वहां पे आ जाएगा। एनर्जी जब हीट दोगे तो एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, पहला वाला। और सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है हीट का फॉर्मूला। अगर ये इसमें सिंपल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जब हीट दूंगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो इस हीट के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है? इस हीट के प्लेस पे, तो देखो क्या कांस्टेंट लिया मैंने पहले केस में? वॉल्यूम। तो देखो इसका कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं CVDT। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? DQ के प्लेस पे CVDT। CV इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट जब मतलब जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट इंक्रीज होगा। ठीक है, या हीट इंक्रीज किया तो टेम्परेचर चेंज होगा। ये वैल्यू डिपेंड करता है इसके ऊपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना उसको चेंज करने के लिए अलाउ कर रहा है। मतलब हीट का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? CVDT बराबर DE प्लस W। बच्चा W का वैल्यू क्या है? 0। तो आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में देख लो, CVDT बराबर मिल गया DE। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, फ्यूचर में इसका यूज करूंगा। मतलब चेंज इन एनर्जी का मुझे कुछ वैल्यू मिल गया, वो वैल्यू क्या मिल गया? CVDT। अब मैं लूंगा यहाँ पे केस नंबर 2। केस नंबर 2 यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया था, अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बार हमने क्या कांस्टेंट ले लिया है? प्रेशर कांस्टेंट लिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं लिया है। तो इसमें वर्क डन का वैल्यू क्या मिलेगा? वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है PdV। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? PdV। ठीक है, और देखो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की हेल्प से मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। PV इज इक्वल टू RT होता है। PV इज इक्वल टू RT तो मालूम है ना? ठीक है, आइडियल गैस है, nRT, नंबर ऑफ मोल 1 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू RT। प्रेशर चेंज होता, वॉल्यूम चेंज होता, टेम्परेचर चेंज होता, लेकिन हमने प्रेशर इस केस में क्या रखा है? कांस्टेंट। मतलब मैं PdV को हटा के क्या लिख सकता हूं? देखो सिंपल भाषा में RT। फिर से समझो, PV बराबर क्या होता है? RT।
ठीक है, सबको चेंज के फॉर्म में लिखो, मतलब मैं चेंज के लिख रहा हूं सबका। अरे आर तो कांस्टेंट है ना बच्चा, वो कहाँ चेंज होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यूज है। अब हमने प्रेशर भी इस केस में, हर जगह पे नहीं, ये वाले केस में प्रेशर भी हमने को यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। तो पीडीवी के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, आर डी टी। तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला आपको मिल गया आर डी टी। किसके प्लेस पे आपने लिखा है, पीडीवी के प्लेस पे आपने लिख दिया आर डी टी। ये वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, वर्क डन का। अब मैं ये निकाला, इससे क्या फायदा होगा, और लिखते हैं हम लोग, देखो द वैल्यू ऑफ हीट इंक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ हीट इंक्रीज्ड कि मैं बच्चा वैल्यू लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, डी क्यू टू बराबर, देखो क्या क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। इस बार बच्चा प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको प्रेशर को लाना है। पिछली बार वॉल्यूम कांस्टेंट था तो इसके प्लेस पे सीवी लिखा था, और टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। डीई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से झांक लो, सीवी डी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू यहां से झांक लो, आर डी टी। क्या कर दिया सर, फिर से देखो, हीट का प्लेस पे सीवी सीपीडीटी, सिंपल फॉर्मूला होता है सीडीटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सीडीटी, ठीक है। लेकिन मैं पी क्यू लगा रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट था। पिछली बार मैंने इस वाले में, जब वॉल्यूम वाले में लिए थे कांस्टेंट, तो मैंने वी लगाया था। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वी, प्रेशर कांस्टेंट तो पी, ये आपको कांस्टेंट यूज करना है, बस इतने का फर्क है, ठीक है। ये हीट का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। डीई की वैल्यू आपने यहां से उठा लिया, सीवीडीटी, वर्क डन का वैल्यू आईडीटी। बच्चा सब में कुछ कॉमन है क्या, देखो येलो में कुछ कॉमन दिखता है क्या, तो क्या बचा, सीवी प्लस आर, डीटी डीटी कैंसर। बच्चा यहाँ पे सीवी प्लस है, इस साइड आ गया तो माइनस, मतलब सीपी माइनस सीवी बराबर क्या मिल गया, आर, एंड दिस इज द मेयर्स रिलेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड मेयर्स रिलेशन जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। बिकॉज फॉर्मूले में आर आ रहा है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, सीपी सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। फटाक से स्क्रीनशॉट लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, एडियाबैटिक रेशियो। देखो एडियाबैटिक रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, उसका सिंबल होता है गामा, और इसका वैल्यू होता है सीपी अपॉन सीवी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सीपी अपॉन सीवी। तो आपको ये वैल्यू होता है, देखो द रेशियो ऑफ, सीपी याद है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर वाला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, इन दोनों के रेशियो का बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक रेशियो। ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, हमको वही डिराइव करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एडियाबैटिक रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, कंसीडर किया मोनोएटॉमिक गैस किसी सिलेंडर में रखा है जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर T है। अच्छा मोनोएटॉमिक गैस है बच्चा, तो मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका, 3। तो भी कौन सा, ट्रांसलेशनल, तो कोई लिख दिया, इट हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टोटल एनर्जी निकालो इसके पास, ठीक है। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी का अच्छा हमने टोटल सिंपल फॉर्मूला देखो ये होता है 1/2 NkBT, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 NkBT। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने का मल्टीप्लाई करने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चा कितना है, 3, इसलिए इसमें आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 3। समझो अगले स्टेप में और कुछ आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस भी करेंगे, प्लस और कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम का उसको प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसा स्टेप होता है। तो हमारे पास ये समथिंग मिल रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू मुझे बताओ क्या मिल रहा है, 3/2, ठीक है। ये एनर्जी है बच्चा, ये किसका वैल्यू है, ये एनर्जी ई का वैल्यू, ठीक है। सिंपल ई लिख लो, 3/2। अच्छा याद करो बोल्ट्जमैन सर ने क्या लिखा था, एनकेबी के प्लेस पे आर। मैं यहाँ रीजन दे देता हूं, एनकेबी के प्लेस पे बोल्ट्जमैन सर ने क्या यूज कर लिया था, कैपिटल आर, मतलब आर के प्लेस पे उन्होंने एनकेबी यूज किया था। क्या किया था, आर के प्लेस पे एनकेबी, उन्होंने अपना नया कांस्टेंट बनाया था, इसलिए हमने उसको आर लिख दिया। 3/2 एनर्जी है बच्चा ये, ठीक है। क्या है, एनर्जी। मेयर रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले, तो वीडियो पीछे करके देखो, आपने डीई एक एनर्जी का वैल्यू निकाला था। क्या निकाला था वैल्यू, सीवीडीटी, याद आ रहा है क्या निकाला था, सीवीडीटी। लेकिन एनर्जी चेंज हो रहा था तो ना टेम्परेचर चेंज हो रहा था। यहाँ एनर्जी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सीवीटी। क्या लिखना है यहाँ पे, सीवीटी। देखो ध्यान से, आपको टीटी कैंसिल होता हुआ दिखेगा, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया सीवी का 3/2 आर। बोलेगा सही, फालतू क्यों निकाल रहे हो, ठीक है। इसका रीजन है, देखो मुझे सीवी का वैल्यू भी चाहिए, सीपी का वैल्यू भी चाहिए, दोनों को डिवाइड किया, मुझे एडियाबैटिक रेशियो मिल जाएगा। तो मैं सीवी निकाल लिया मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अब निकालना है मुझे क्या, सीपी। दोनों के बाद में डिवाइड करना, तो सीपी कैसे निकालूंगा, फटाक से बताओ। तो यूज करेंगे मेयर रिलेशन, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग बाय मेयर्स
रिलेशन। अब मेयर्स रिलेशन में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या था? सीपी माइनस सीवी बराबर कैपिटल आर। ओके, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो सीपी बराबर क्या मिलेगा? आर प्लस सीवी। तो आर प्लस सीवी का वैल्यू बच्चा क्या है? 3r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ना, सीवी का वैल्यू ये जहां के यहाँ पे, ठीक है, 3/2। देखो इसका अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ऊपर वाले प्लस नहीं कर सकते। बच्चे ऐसा लिख देते एग्जाम में, 1r 3r टोटल हो गया 4r और नीचे 1 + 3 टोटल हो गया 3। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको डिनोमिनेटर सेम करना था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा? 2r, और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है, अपॉन इसका मल्टीप्लाई आपस में, बटरफ्लाई रूल बोलता है इसको मैं। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, 2r 3r 5r/2। आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते थे, डायरेक्टली इसके बाद में ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? एडियाबैटिक रेशियो। तो यहां लिखूंगा मैं एडियाबैटिक रेशियो। एडियाबैटिक रेशियो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP/CV। सीपी का वैल्यू बचा, क्या वैल्यू है? 5R/2 डिवाइड बाय इसका वैल्यू रख लो सीवी का 3R/2। कुछ कैंसल आउट बच्चा, 2 गया, R गया, बचा क्या? 5/3। तो एडियाबैटिक रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3। फटाक से देख लो, फटाक से आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे। एडियाबैटिक रेशियो फॉर डायएटॉमिक, इस बार कौन सा गैस ले रहे हैं हम लोग? डायएटॉमिक गैस का निकालने वाले। तो कंसीडर करोगे सेम, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, सब कुछ सेम रहेगा, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो कंसीडर किया डायएटॉमिक गैस, इसको सिलेंडर में रख दिया एट कांस्टेंट टेंपरेचर T। इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने स्टार्टिंग में लिखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इट हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, रोटेशनल 2 रहता है। तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस यहाँ पे 3 टाइम किया था प्लस, स्टार्टिंग में बताया था 3 टाइम ऑफ दिस, तो ट्रांसलेशनल हो गया। कौन सा हो गया? ट्रांसलेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल भी है तो ऐसा 2 टाइम ऑफ 1/2 MKBT। देखो बच्चा ये ट्रांसलेशनल था तो 3 से मल्टीप्लाई किया ट्रांसलेशनल, 2 से मल्टीप्लाई किया रोटेशनल, 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा वाइब्रेशनल। ट्राइएटॉमिक आपको यूज करना रहेगा, ट्राइएटॉमिक आपको खुद से करना रहेगा, आपको होमवर्क रहेगा। ट्राइएटॉमिक में क्या लिखा? सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या आएगा? इट हैज 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, आपको उस पर सेम 2 टाइम ऑफ दिस प्लस करना रहेगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ 3/2 2/2, इसको कट मत कर देना, जो हमको प्लस भी करना होता है। 3/2 2/2, देखो बाकी ये एनकेबी तो सेम है ना, समझो एनकेबीटी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? 3/2, 3 का मल्टीप्लाई किया वहां पे 2/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा? प्लस, तो प्लस किया तो क्या बचा? 5/2, ठीक है। ये एनर्जी के प्लेस पे याद है ना सीबीटी। मुझे बताओ एनकेबी को हटा के क्या लिख सकता हूं मैं? फटाक से बताओ, आर लिख सकता हूं ना, ठीक है। सीबीटी कुछ कैंसिल कर सकता हूं, टी का यहाँ पे कैंसिल, तो सीवी का वैल्यू बच्चा क्या मिल गया? 5/2। इसका आगे आप लोग जानते हो क्या करेंगे हम लोग? सीपी, देखो सीपी मिल गया ना। अब क्या निकालना है? सीपी कैसे? बाय मेयर्स रिलेशन, बाय मेयर्स रिलेशन। किसकी हेल्प से निकाल रहा हूं मैं? मेयर रिलेशन, जो क्या बोलता है? सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी। चलो आर, सीवी का वैल्यू बचा, अरे इसमें आर छूट गया अपना, कैपिटल आर था ना, ठीक है। क्या वैल्यू है? 5/2 कैपिटल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर तो 2 और 5 देखो ना, स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर क्या था? 2r + 5r, टोटल 7r/2। किसका वैल्यू मिल रहा है? सीपी का। मुझे निकालना क्या है? एडियाबैटिक रेशियो। तो यहां लिखूंगा मैं एडियाबैटिक रेशियो। क्या लिख दिया? एडियाबैटिक रेशियो। तो एडियाबैटिक रेशियो रहेगा तो गामा इज इक्वल टू CP/CV। द वैल्यू ऑफ CP इज 7r/2 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ CP इज 5r/2। कैंसल आउट करो, क्या दिखता है? r गया, 2 गया, बचा क्या? 7/5। मतलब क्या समझ में आया? पिछली बार आपको देखो ये मिला था 5/3 मिला था मोनोएटॉमिक का, याद करो। मोनोएटॉमिक का ये वैल्यू था। इस बार देखो क्या रिलेशन दिख रहा है, दोनों में 2 प्लस हो गया, ऊपर भी 2 प्लस हो गया, नीचे भी। अरे प्लस तो आपने खुद ही किया था ना, यहाँ पे बच्चा है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का वैल्यू क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है, दोनों। अच्छा ट्राइएटॉमिक होगा तो और 2 प्लस होगा। आपने देखो ना, आप ट्राइएटॉमिक रहा तो कैसा करोगे? 2 टाइम ऑफ 1/2 NKBT एक्स्ट्रा लिख दोगे, सब कुछ रहेगा इसमें। 3 2 2 ये आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा?
7, यहाँ पे वैल्यू आएगा 7, सब रखते जाओगे, यहाँ पे 7, ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9, सेम यहाँ चीज डिवाइड करोगे तो 9/2, 7/2 कट किया तो क्या बचा हमारे पास 9/7। देखो ट्राई एटॉमिक का फटक से बता दिया, आपको अच्छे से लिखना है ढंग से डिटेल में, यहाँ पे कंसीडर चेंज करना है ट्राई एटॉमिक के लिए। इसके पास और क्या होगा, इट हैज 2, वापस कौन आ जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्राई एटॉमिक के लिए आप लोग सॉल्व करोगे अच्छे से। एडियाबैटिक रेशियो 4, यहाँ पे मैं लिखता हूं पॉली एटॉमिक गैस, तो यहाँ पे कंसीडर में आपको क्या लिखना रहेगा, पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है, प्लेस इनसाइड, सब कुछ सेम है। इसका 3 ट्रांसलेशन होता है, इसको याद करो। इसके पास रोटेशनल एक्स्ट्रा होता है, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके पास कौन सा वाइब्रेशनल होता है, तो इट हैज F/2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको याद होगा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइम समझाया था, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये जो वैल्यू इसका कितना है F/2 टाइम, देखो सब कुछ सेम। टोटल एनर्जी ऑफ गैस सब सेम है। यहाँ पे मुझे देखो 3 टाइम है ट्रांसलेशनल, 3 टाइम है रोटेशनल, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, F/2 टाइम ऑफ एनर्जी। देखो ना एक और आ गया ना इसके पास, ठीक है, ये काइनेटिक कौन सा, लीनियर वाला, ये रोटेशनल वाला, और ये कौन सा वाला, वाइब्रेशनल वाला। 1/2 Na केवीटी लिखते हैं, अगर सिर्फ ट्राई होता तो F लगाते, पॉली इसलिए F/2 टाइम आपने लगाया। इन सबको तो पहले रफ कर लेते हैं, फिर से लिखेंगे अच्छे से, वो था ही नहीं इसका ना, पुराना वाला था, ठीक है। तो 3 टाइम ऑफ एनर्जी, 3 टाइम ऑफ रोटेशनल, 2 टाइम ऑफ F/2 टाइम, सिर्फ 2 टाइम नहीं है, F/2 टाइम ऑफ वाइब्रेशनल, 3 टाइम ऑफ लीनियर, 3 टाइम ऑफ रोटेशनल, F/2 टाइम ऑफ वाइब्रेशनल। तीनों को हमने प्लस कर दिया, सॉल्व करो। यहाँ पे आप लोग कट कर सकते हैं इसको, क्योंकि आगे प्लस ही नहीं होगा, F समथिंग है, तो 3/2 टोटल कितना हो जाएगा, 6/2 NKBT, प्लस वहां पे क्या बचा आपके पास, FNKBT, ठीक है। याद करो जरा, दोनों में कुछ आपको कॉमन भी दिख रहा है, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, अच्छा 3 लिख देंगे, इसको RT प्लस इसको FRT, तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं। एनर्जी का वैल्यू याद करो, CVT, क्या लिख दिया, CVT, तो CV = क्या मिल रहा है, 3R, देखो मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, FR बाहर आएगा T, बोलोगे सर R भी तो ले सकते थे, तो ले लो ना, ठीक है, वो वैल्यू आप ले सकते थे तो ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंसिल आउट करने वाला हूँ, देखो TT यहाँ पे फिलहाल कैंसिल किया, तो CV का वैल्यू मिल गया मुझे 3R प्लस FR, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। मुझे बच्चे यहाँ से क्या मिल चुका है, CV, मुझे निकालना क्या है, एक और CV मिलता ही CP, तो क्या लिखूंगा मैं, बाय मेयर्स रिलेशन। अब मेयर का रिलेशन आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, CP = R प्लस CV, R प्लस CV का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3R प्लस FR, ठीक है। मैं कॉमन क्यों लिया, अब यहाँ समझ में आएगा, 3R 1R यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ कॉमन लिया होता तो ऐड हो पाता क्या, ब्रैकेट में नहीं ऐड हो पाता, ठीक है। अब ये 3R 1R कितना हो गया टोटल, 4R प्लस FR, यस। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में लेंगे, रहने दो इसको। हमको लास्ट हो गया, देखो CP मिल गया, CV मिल गया, CP मिल गया, लास्ट बचा होता क्या बच गया, तो लास्ट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एडियाबैटिक रेशियो। फॉर्मूला बच्चा मैं क्या लिख दूंगा, गामा = CP/CV, द वैल्यू ऑफ CP इज 4R प्लस FR डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ CV इज 3R प्लस FR। दोनों में बच्चा हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो ना, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, R की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी सर कुछ कॉमन दिखता है क्या, यस दिखता है, क्या दिखता है कॉमन, R की वैल्यू, क्या कुछ कैंसल आउट करने का चांस, R कर दिया बच्चा कैंसल आउट, तो एडियाबैटिक इज 4 प्लस F/3 प्लस F इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 4/3 लिखा तो भी चल जाएगा, F अगर नहीं लिखते तो कभी कभी MCQ में ना सिर्फ 4/3 रहेगा, तो भी समझ जाना है पॉलीएटॉमिक गैस है। फटाक से स्क्रीनशॉट लोगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अच्छा बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। इसका मैटर मतलब मेन जो टॉपिक था वो था एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है, वाला टॉपिक, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है, आप लोग बुक में देख लोगे अच्छे से। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जब किसी हीट को, मतलब कोई भी बॉडी पे जब हीट गिरता है, जैसे धूप गिरा किसी बॉडी के ऊपर, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे डस्टर के ऊपर धूप गिरेगा तो क्या कर सकता है, ये या तो हीट को एब्जॉर्ब कर ले,
या तो हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट नहीं लेगा भाई, नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब करके धीरे 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 आगे ट्रांसफर कर, तीन चीज करता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। When the heat is incident on any object, some amount of heat get reflected, ठीक है, and some amount is absorbed and some amount is transmitted, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट Q, मतलब जो हीट हम दे रहे हैं, जो धूप आया उसके ऊपर कितना हीट आया Q, दैट इज मतलब ये मत लिखो यहाँ पे, Q मत लिखो, यहाँ सिंपल बस वो लिखो कि अमाउंट ऑफ हीट जो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट, उसको हमने QR लिखा। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गेट ट्रांसमिटेड इज QT एंड दैट ऑफ एब्जॉर्ब्ड इज QA, ठीक है। इसके बाद हमको एक कांस्टेंट आएगा, इन लोग के बीच में कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल a से दिखाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r से दिखाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन t से दिखाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन आएगा तो लिखने का रेशियो ऑफ, फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है QA अपॉन Q, कैपिटल जो Q नीचे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, एंड द टोटल हीट गिवन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका फॉर्मूला भी ऐसे होता है QR अपॉन Q, इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंड टोटल हीट गिवन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन आपको लिखना है खुद से। और लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, QT अपॉन Q, डेफिनेशन खुद बताओ क्या बनेगा, दो लोग जब भी डिवाइड होगा तो डेफिनेशन में टर्म लिखने का रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू द टोटल हीट गिवन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। मुझे बताओ बच्चा, मैं जितना भी हीट दूंगा उसी में से तीनों में डिवाइड होगा, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रेडिएशन, जो भी आप बोल रहे हो, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों भी जो टाइप होगा, मैं जितना हीट दूंगा उसी में से होगा, एक्स्ट्रा तो होगा नहीं। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना मिल सकता है मुझे, Q जो दूंगा तो या तो वह QA हो सकता है, या तो वह QR हो सकता है, या तो वह QT हो सकता है, इतना ही ना हो सकता है। इसमें आपको दोनों साइड डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q। किससे डिवाइड कर रहा हूं, Q से, देखो Q अपॉन Q डिवाइड बाय QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q, ठीक है, दोनों साइड हमने डिवाइड किया। अब बच्चा वैल्यू बताओ क्या क्या आएगा, आप लोग कट जाएगा तो 1 QA अपॉन Q क्या है A प्लस QR अपॉन Q R प्लस QT अपॉन Q T, मतलब क्या समझ में आ रहा है, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी कोई भी बॉडी के ऊपर हीट गिरेगा तो यही तीन लोग मैक्सिमम आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1। अभी टेक्स्ट बुक आप निकालो फटक से, केसेस देखेंगे हम लोग। आप लोग जब टेक्स्ट बुक निकालोगे तो आपको पेज नंबर निकालना होगा, अभी बताता है, टिक करता है 65, फटाक से पेज नंबर 65 आप लोग निकाल के रख लोगे, वीडियो स्टॉप कर लो चाहिए तब तक, ठीक है। 65 पेज नंबर निकालोगे, अलग अलग केसेस है। अब अलग अलग केस मतलब क्या, आपको वहां पे मिलेगा, देखो आपको बताता हूँ, टिक करवाता हूँ, आप लोग बच्चे टिक करोगे, राइट साइड में देखोगे ना तो डार्क कलर में कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस करके हेडिंग है, उसके नीचे जब आओगे तो 2 पैराग्राफ बाद वहां लिखा है ना, इफ R इक्वल टू 0 A इक्वल टू 0, R की वैल्यू 0 A की वैल्यू 0, अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा, T बराबर 1। अगर T का वैल्यू 1 आ रहा है इसका मतलब वो जो बॉडी है परफेक्ट ट्रांसमीटर है, वो टिक कर लोगे। नेक्स्ट, अगर समझो R की वैल्यू 0 आ रही है, T की वैल्यू 0 आ रही है, क्या बोल दिया, R की वैल्यू 0 T की वैल्यू 0, तो इसका मतलब A का वैल्यू क्या मिलेगा 1। क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या, फिर से सुनो, A के प्लेस पे 0 रख दिया, मतलब एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा, ट्रांसमिट कर ही नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसमिट। तो T का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब बॉडी परफेक्ट ट्रांसमीटर है, क्योंकि दोनों तो कर ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, अगर R की वैल्यू 0 मिल गई मतलब रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, T की वैल्यू 0 मिल गई मतलब ट्रांसमिशन भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, उसी परफेक्ट एब्जॉर्बर को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर समझो A की वैल्यू 0 आ गई, T की वैल्यू 0 गई, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रेडिएशन करेगा, मतलब ये बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो ये आपको वहां से 3 केस आपको लिखना रहेगा, टिक करना रहेगा। उसके बाद बच्चा ये 2 चीज और आपको उसी पेज पे टिक करना है, आपको डेफिनेशन मिलेगा, जो पहला केस बताया था उसके नीचे वाला, अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच द हीट रेडिएशन कैन पास, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से हीट रेडिएशन पास हो सकता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायथर्मनस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, डायथर्मनस सब्सटेंस। एग्जांपल उसका टिक कर लोगे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ डायथर्मनस सब्सटेंस आर ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ड्राई
ड्राई आइस एक्सेट्रा, टिक करोगे बुक में। नेक्स्ट ये हमारा डायाथर्मस हो गया, इसमें नहीं है वो। फिर एक आएगा थर्मस सब्सटेंस, ठीक है, डायाथर्मस हो गया, एक आएगा और थर्मस सब्सटेंस, उसका एक पैराग्राफ के बाद सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक, ऐसा सब्सटेंस जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता अपने अंदर से। ओपेक मतलब मना करता, भाई ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। फिर से सुनो, द सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन, इसका मतलब भी देखो लिख के दिया, दैट इज डू नॉट ट्रांसफर हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज अ थर्मल सब्सटेंस। एग्जांपल फटाक से टिक कर लोगे, वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट एयर, बेंजीन एक्सेट्रा। खत्म। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, फेरिस ब्लैक बॉडी। बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम का। एक फेरिस ब्लैक बॉडी और इनके सेम टू सेम है वेंस, ठीक है, वेंस ने भी ब्लैक बॉडी यूज किया था। फेरिस का ब्लैक बॉडी स्फेरिकल था, वेंस का जो ब्लैक बॉडी था कैसा था, सिलेंड्रिकल था। और उनका जो अपर्चर, देखो अपर्चर मतलब पतला वाला होल, स्फेरिकल में ये बहुत पतला सा होल होता है, वर्टिकल वाले में स्लिट दिया था, वो सेम चीज होता है स्लिट, ठीक है। अब उसके वजह से ना हमको यहाँ पे जो एब्जॉर्बिटी का पावर मिल रहा है वो ज्यादा मिलता है ये वाले में। मतलब इन दोनों की बात करें तो वेंस वाला इनसे भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये लोग तो ऐसे बॉडी इन्होंने बनाया जो हीट जो भी इसको प्रोवाइड करेगा 100% हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इसको मैं 100% जितना भी हीट दूंगा ये पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ट्रांसमिशन नहीं करेगा, रेडिएशन नहीं करने वाला। चलो आ जाओ क्या करता है, देखो फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसमें लैम्प ब्लैक का बहुत बड़ा काम होता है। देखो ये डबल वॉल हॉलो स्फीयर होता है, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वही यहाँ लिखा हूँ कंसीडर, वो आपको एग्जाम में लिखना होता है। देखो एक ये सिंगल वॉल बाहर वाला, एक अंदर का, देखो दो वॉल है ब्लैक कलर का, देखो मैंने लाइनिंग किया है। बाहर वाला जो वॉल है बाहर तरफ से वो सिल्वर से कोटिंग किया था ताकि कोई भी धूप इसके पाया तो रिफ्लेक्ट कर दे, बाहर का धूप अंदर नहीं आनी चाहिए। और अंदर वाला जो कोटिंग होता है, अंदर वाला वॉल अंदर की तरफ से, मतलब कंपार्टमेंट जो भी है उसके अंदर की तरफ से जो कोटिंग किया है वो लैम्प ब्लैक से कोटिंग किया है। किससे कोटिंग किया है? लैम्प ब्लैक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर हीट गिरता है तो पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये लैम्प ब्लैक ऐसा सब्सटेंस, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अंदर एक लैम्प ब्लैक का एग्जांपल आता है, ठीक है, ये वो चीज है। और हम लोग ये पतला सा होल रखा है, ये पतला सा होल को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, जहां से इंसिडेंट रेडिएशन जो है अंदर इंटर आएगा। मतलब जो भी रेडिएशन है इसी वाले पॉइंट से, पतले वाले होल से अंदर जाएगा। अगर होल से अंदर जाता तो यहाँ सीधी बॉडी होती ना तो टकरा के वापस बाहर भी आ सकता है, बाहर ना आए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या लगाते हैं? देखो ना ऐसा एंगल बना दिया। अब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये अंदर ही रहेगा। पहले अब तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरी की पूरी हीट अंदर क्या होगा? एब्जॉर्ब, क्योंकि ये लैम्प ब्लैक का काम है पूरी हीट को एब्जॉर्ब करना। फिर भी एक्स्ट्रा हीट में देते गया तो हीट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। इसलिए हमारा जो ब्लैक बॉडी है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के जैसा बिहेव कर रहा है वो अपर्चर, क्योंकि हीट एक बार गया तो वापस बाहर नहीं जा रहा है। तो हमारा परफेक्ट ब्लैक बॉडी का काम है, मतलब पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ये लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल हॉलो स्फीयर टाइनिंग अपर्चर with having tiny aperture, aperture मतलब पतला सा होल, through which the heat radiation can enter, जहां से हीट रेडिएशन अंदर जा सकता है। द स्पेस बिटवीन, देखो दोनों जो वॉल है इनके जो खाली स्पेस है ना ये वाला, ठीक है, वो कैसा है? वो स्पेस इवैक्यूएटेड है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड, खाली कुछ भी उसमें नहीं रहेगा। आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश, बाहर का सरफेस सिल्वर से पॉलिश किया है। एंड द इनर सरफेस इज कोटेड विद द लैम्प ब्लैक, अंदर वाला सरफेस लैम्प ब्लैक से कोटेड। बहुत अच्छा नोट्स दे रहा हूँ, अच्छे से लिखना बहुत काम आएगा, ठीक है। देयर इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है, फ्रंट ऑफ द अपर्चर, अपर्चर के सामने, विच इंश्योर्स द, क्या डिसाइड करेगा? दैट द इंसिडेंट हीट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द आउटसाइड, मतलब जो भी हीट है अगर अंदर गया तो वापस बाहर ना जा सके, ये ध्यान रखेगा ये अपर्चर। नेक्स्ट, अ हीट रे इंटरिंग द स्फीयर थ्रू द स्मॉल अपर्चर, जो भी स्मॉल अपर्चर से जो हीट रेडिएशन इंटर करेगा सफर्स द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देखो ना बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनसाइड, और पूरी की पूरी तरह से अंदर ही इनसाइड एब्जॉर्ब हो जाता है, बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। इसीलिए दस द अपर्चर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये हो गया, नोट्स देख लो फटाक से लिख लोगे। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन। जब देखो अब सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग दिया एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, मतलब कैसा? जब भी कोई जैसे ब्लैक बॉडी था हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी बॉडी जो है ना 100% हीट को जिंदगी भर एब्जॉर्ब नहीं करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसा आएगा जहां पे उसकी पूरी एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो जाएगी खत्म। उसके बाद क्या करेगा? तो जो इतना हीट धीरे धीरे जो एब्जॉर्ब करके रखा है ना, वो क्या करेगा? उसको अचानक से
एमिट कर देगा, उस वाले को फॉर्म को हम लोग बोलेंगे एमिशन या फिर रेडिएशन। तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखना होता है। मतलब कोई भी बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद एक लिमिट के बाद उतना ज्यादा एमिशन करेगा। फर्क ये है एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे कर रहा है, एमिशन अचानक से हो रहा है, इतने का फर्क है, वो आपको यहाँ पे नोट्स लिखना होता है। नेक्स्ट, ये जो रेडिएशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है वो यहाँ लिखा है, फैक्टर इफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन। सबसे पहला एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा दिया रहूंगा उसका रेडिएशन का वैल्यू ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेचर ऑफ द बॉडी का मतलब कैसा, बॉडी जो है मेरा जो सरफेस है वो पॉलिश है क्या, एकदम चिकना स्मूथ है क्या, शाइनी है क्या, चमक रहा है क्या, ठीक है, या रफ सरफेस है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, शाइनी रहेगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, रफ सरफेस रहेगा तो एब्जॉर्ब करता है, हीट रेडिएशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो भी सरफेस एरिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर, टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आपने हीट को दिया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दो बॉडी लिया, सब कुछ सेम है, एक को 10 घंटे गर्म किया, एक को 5 घंटे गर्म किया, ज्यादा हीट रेडिएशन कौन करेगा, जो 10 घंटे वाला, क्योंकि उसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि ज्यादा देर तक आपने दिया था। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना भी, अगला टॉपिक में वही काम आएगा। ठीक है, चारों फैक्टर अच्छे से पढ़ लो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। इसके अंदर वही चीज मैं लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखे थे, the amount of heat radiated is directly proportional to the surface area। इसका क्या मतलब है, Q is directly proportional to surface area and the time duration, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो हीट का रेडिएशन ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा तो भी हीट का रेडिएशन ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है। इसको हटाने के बाद कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग R। कांस्टेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, R, और उस R को बोलते हैं हम लोग, यही जो नाम है हमारा एमिसिव पावर, इसी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर। और इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो Q/80 बराबर क्या मिल गया मुझे, R। तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जा रहा है, Q/80। Q का यूनिट जब निकोगे, यूनिट तो Q मतलब हीट है तो जूल हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर सेकेंड, देखो अपॉन में इसलिए इनवर्स के फॉर्म में लिखा है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट आपको लिखना होता है। और डायमेंशन लिखना होता है, डायमेंशन क्या है इसका, L0m1t-3। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जब 2 मार्क्स के लिए आएगा तो डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट, ये वाला रिलेशन, आधा आधा मार्क्स ये लोग का, आपको इतना लिखना होता है। फटाक से नोट डाउन कर लो। चलो जाओ, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या शॉर्टकट में उसी को बोलते हैं एमिसिविटी। इसका सिंबल ई है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, वैसे ही है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी। इसका डेफिनेशन को ये कभी भी याद करो, जब भी दो लोग डिवाइड में रहेंगे तो बोलने का रेशियो, क्या बोलने का, रेशियो। दो लोग डिवाइड हो रही है, आर है एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी या एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, दोनों का रेशियो कहलाएगा एमिसिविटी। देखो, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ सरफेस, मतलब आर की बात कर रहा है, एंड टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक सरफेस, मतलब नॉर्मल सरफेस का एमिसिव पावर, ब्लैक सरफेस का एमिसिव पावर, दोनों डिवाइड है, इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, एमिसिविटी। ठीक है, अब एमिसिविटी का कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन है कि दोनों भी एमिसिव पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो एमिशन का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि पूरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एमिशन भी उतना करेगा। ये अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो मतलब रिफ्लेक्ट हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो एमिशन कहां से करेगा, तो इसलिए जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो एमिशन का वैल्यू भी क्या होगा, 0, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इतना आपको लिखना रहेगा 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा टॉपिक है, मैं डायरेक्टली इस पे जंप किया हूं तो जगह बचाने के लिए, मैं अब आऊंगा वापस उस पर आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये क्या बोलता है, यहीं से देखो, ये स्टेटमेंट देखने का, इसका स्टेटमेंट बनाने का। लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, मैक्स मतलब मैक्सिमम, और 1/T, T मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर। देखो आप लोग क्या दिखा दे रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, देखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द हीट रेडिएशन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, देखो ना, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द हीट रेडिएशन। देखो आगे क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हटाने के बाद हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट है बी। कांस्टेंट क्या है, बी, जिस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट। इस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू इतनी होती है 2.897 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मीटर केल्विन, ये इतनी वैल्यूज है। फटाक से देख लो इसको, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वन टॉपिक आता है हमारा
किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, मैं इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों बताऊंगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या बोलता है, पहले आप लोग ये देखो, इसी से हम लोग का स्टेटमेंट बनने वाला है। आर अपॉन ए, आर बच्चा होता है एमएससी पावर, ठीक है, ऑफ नॉर्मल बॉडी, और ए जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल टू हमको देखने को मिल रहा है, आरबी के, और आरबी क्या होगा, एमएससी पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, देखो, द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। स्टेटमेंट देखो, इट स्टेट्स दैट द एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी गिवन टेम्परेचर लो, फिक्स टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो दो लोग डिवाइड हो रहे हैं इसलिए रेशियो, द रेशियो ऑफ एमएसयू पावर, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ एमएसयू पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एमएसयू पावर मतलब आर, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए, इन दोनों का रेशियो ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, देखो यहाँ इक्वल टू द एमएसयू पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब आरबी के इक्वल होता है। हम लोग फटाक से प्रूफ करेंगे। देखो कंसीडर करते दो बॉडी लेंगे, एक नॉर्मल बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है ए, दूसरा ब्लैक बॉडी बी। कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी इनसाइड द कंटेनर एट द सेम टेम्परेचर। एक ही डिब्बे में रखा दोनों के दोनों। अब जब हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, एमएसयू पावर ऑफ बॉडी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी का जो ए था, ए बॉडी हमारा नॉर्मल है, उसका एमएसयू पावर आर है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी का क्या है, आरबी। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ए, जो हीट एब्जॉर्प्शन करेगा ए, वो क्या होगा, क्यू ए। क्या होने वाला है, क्यू ए। फॉर्मूला याद करो ना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या लिखते हैं, क्यू ए अपॉन क्यू। ये यहां से इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई ना होगा, क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर क्यू ए, वही वाला वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखा है। मतलब कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो ए क्यू जितना, और ब्लैक बॉडी कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ क्यू। सर ए कहां गया, ए का वैल्यू 1 होता है, याद करो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, इसलिए हमने इसका वैल्यू 1 रख दिया तो ये वैल्यू मिल गया। और जितना भी हीट कोई भी बॉडी एब्जॉर्प्शन करेगा उतना ज्यादा कोई भी चीज एमिशन करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, द एमएसयू पावर ऑफ बॉडी पर यूनिट, ठीक है, बॉडी लिखते हैं एट अ यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया, यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया, ठीक है बच्चा। टाइम एक ले रहा हूं, एरिया भी एक ही ले रहा हूं, मतलब सरफेस का जो बॉक्स जो भी रहेगा उसका एरिया क्या ले रहा हूं, ए। आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए टी। ये नॉर्मल बॉडी के लिए याद रखना है, नॉर्मल बॉडी के लिए है ये, ठीक है, मतलब ये क्यू ए का वैल्यू होने वाला है। अब आपने एरिया क्या लिखा है, देखो यूनिट एरिया, मतलब एरिया का वैल्यू 1, टाइम भी क्या लिखा है, यूनिट, मतलब आपको इसको सिर्फ बचेगा क्या, क्यू ए। क्या बचेगा, क्यू ए। अब अच्छा क्यू ए की वैल्यू देख लो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, क्यू ए का वैल्यू ए क्यू में डायरेक्ट रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ए और टी का वैल्यू 1 है, तो बच्चा क्या, क्यू ए, और क्यू ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यू। इक्वेशन नंबर 1 सेम चीज लिखेंगे हम लोग, द एमएसयू पावर ऑफ सॉरी ब्लैक बॉडी सेम एट यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया। बच्चा फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, आरबी बराबर क्यू अपॉन ए टी, ठीक है, ये हमारा ब्लैक बॉडी का रहेगा, चाहिए तो ऐसा बी लिख सकते हो। और क्यूबी का वैल्यू बच्चा देखो क्या लिखा आपने, सिर्फ क्यू लिखा, और ए टी का वैल्यू क्या है, 1 ही है। ये टाइम और ये टाइम और एरिया आपने क्या लिया, 1। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2। दोनों कर दो डिवाइडिंग। बच्चा लोग ध्यान दे रहे हो ना, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 क्या है बच्चा, आर अपॉन आर बी, लेफ्ट का डिवाइड, लेफ्ट में क्या आता है, राइट का डिवाइड, राइट में देखो आर के उधर कौन था, ए क्यू, यहाँ पे इधर वाले में कौन था, क्यू। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चा लोग, कैंसिल हो गया, देखो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये डिवाइड सीधे जाएगा मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड। अब चाहोगे तो बच्चा लोग याद करो, ये किसी का तो वैल्यू भी है, आर अपॉन आर बी, एमएससी पावर एमएससीवीटी, ठीक है। तो चाहोगे तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, ई बराबर ए। मतलब इसका स्टेटमेंट एक चीज और हो सकता था, क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन is equal to the coefficient of absorption, मतलब emissivity of a body is equal to the absorptivity of the body। ये भी स्टेटमेंट हो सकता था, फिलहाल मुझे तो ये लाना था। ये कैसे लाऊंगा, देखो ये डिवाइड से इधर जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है। आर ये मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो ए बराबर डिवाइड से इधर गया तो आर बी, तो वो हेंस प्रूफ, मुझे यही प्रूफ करना था कि आर अपॉन ए इक्वल टू आर बी, ठीक है। यही हमारा स्टेटमेंट देखो यहाँ पे है, ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे।
चलो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ऑब्जर्वेशन क्या बोलता था कि जो किसी बॉडी का एमएससी पावर है, एमएससी पावर को आप लोग बुक में कभी कभी ऐसा लिख सकता है, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एमएससी पावर का डेफिनेशन था। ठीक है, एमएससी पावर का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमएससी पावर। वहां पे अगर नहीं लिखवा लूंगा तो आप लोग नोट्स में लिख लोगे, क्या लिखोगे, एमएससी पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एमएससी पावर को बोलते हैं। ठीक है, या उसको ऑब्जर्वेशन में क्या बोला था पहले कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब ये रेडिएशन पावर और ये वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ लिखा हुआ नैनोमीटर में है, ये ना इनके बीच एक रिलेशन दिया। तो स्टार्टिंग में क्या बोलता था कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब रेडिएशन पावर ओनली डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा थ्योरी बोलता था पहले। मतलब जो थ्योरी वाली ऑब्जर्वेशन है वो जब प्रैक्टिकल किया तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रिलेशन दिखाई दिया, वो मैंने यहाँ पे लाइन से लिखा है। ठीक है, सबसे पहले देखो डायग्राम में ही देखो। ठीक है, मैं लाइन से समझाता हूँ, डायग्राम में लाइन से आऊंगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, नोट्स बहुत अच्छा लिखा हूँ, एकदम अच्छे से लिख लेना, नहीं लिखवा रहूंगा तो आप लोग अच्छे से पूरा लाइन से मस्त तरीके से लिख लो। ठीक है, नोट्स आपको एग्जाम बहुत काम आएगा। क्या बोल रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एट गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब देखो ये एनर्जी जो वैल्यू है सब जगह पे सेम है क्या, सब जगह पे सेम नहीं है। तो आपको ये चीज पे ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा उसमें एनर्जी जो है सब जगह पे सेम नहीं है। सब जगह सेम दिख रहा है क्या बच्चा, देखो ना, कहीं ज्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे लैम्बडा मैक्स ज्यादा कहीं पे लैम्बडा मैक्स कम है। रेडिएंट पावर जो है वो सब जगह अलग अलग है। नेक्स्ट, द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीज, देखो स्टार्टिंग में ये इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। देखो स्टार्टिंग वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में देखो धीरे 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 रेडिएंट पावर इंक्रीज हुआ, ये कहां पहुंच गया मैक्सिमम पे, उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, मैक्सिमम तक पहुंचता वापस डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व वाला एरिया है बच्चा, क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एमिटेड। क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं एमएससी पावर। ये सब जो दिखा रहा है ये सब कौन है, एमएससी पावर है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द लैम्बडा मैक्स, ये देखो ये वेवलेंथ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वहां पे प्रैक्टिकल क्या तो दिखाई दिया कि लैम्बडा मैक्स इंक्रीज हो रहा है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके है, टेम्परेचर की। नेक्स्ट, एट हायर टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, रेडिएंट पावर, वही रेडिएंट पावर आर आर, ठीक है, टू द ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन पावर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से वेवलेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, वेवलेंथ इनवर्सली था और रेडिएशन पावर डायरेक्टली था। ये नेक्स्ट आप लोग को नोट डाउन करना है, फटाक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चा लोग हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं चैप्टर के फाइनली। तो सर नोट्स लिख के रखा हूँ, लाइक तो बनता है, यहाँ तक पहुंच गया तो लाइक तो बनता है बच्चा। ठीक है, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करने बोलो, जरूर मतलब जरूर बोलो। ठीक है, काफ़ी मेहनत की जा रही है तो आप लोग को थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये सब नोट्स बना के रखा है, आपको बुक में भी मिलेगा, सब नोट्स बुक से ही लिखवाता हूँ मैं, और स्टेट बोर्ड है तो आपके बुक को फॉलो करता हूँ पूरी तरह से। ठीक है, चलो देखो स्टेटमेंट हम लोग आपको समझ में आ गया, इसलिए पहले नोट्स बना दिया, टाइम हमारा बचेगा, भाषण नहीं दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, सिंपल भाषा में देखो, ये आर मतलब एमएससी पावर ऑफ बॉडी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टी मतलब टेम्परेचर पावर 4 है, मतलब एमएससी पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस इसी को स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, वो एमएससी पावर में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो एमएससी पावर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बस इतने का फर्क है। ठीक है, क्या बोलेगा, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेट मतलब बच्चा अपॉन में टाइम आ रहा है, रेडिएंट एनर्जी मतलब क्यू अपॉन टी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, बोला है ना, रेट ऑफ एमिशन मतलब क्यू अपॉन टी, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन में ए भी आ गया, याद करो क्यू अपॉन ए टी, डायरेक्टली एमएससी पावर है। फिर से, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली मतलब इसकी बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर। देखो 4th पावर, ठीक है, यहाँ पे पावर में कितना दिख रहा है, 4th पावर
ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दिया। इसको हटाने का देख कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट है बोलते हैं हम लोग सिग्मा। कांस्टेंट क्या बोलते हैं? सिग्मा। और इसका नाम है स्टेफन कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? स्टेफन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन पावर 4। इसका डायमेंशन एग्जाम में पूछ सकता है। डायमेंशन ऑफ ये स्टेफन कांस्टेंट इज L0 M1 T-6 K-4। आपको डायमेंशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे। जैसे दो बॉडी लिया मैंने, एक बॉडी हीट लॉस करेगा तो एक हीट को गेन करेगा, सराउंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे ना कुछ इनके बीच में एक रिलेशन होगा हीट लॉस या गेन करने का। तो नेट वैल्यू कितना आएगा? तो नेट वैल्यू ना लास्ट में जब दो लोग रहेंगे ना, एक जन हीट लॉस करे, एक जन हीट को गेन करे। समझो मैं हूँ बहुत गर्म हूँ, मैं मेरी हीट को लॉस करूंगा तो इन्वायरमेंट गेन करेगा। तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है जो इस फॉर्मूले से हम लोग देते हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो देखो। लेट क्यू बी द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड। क्यू जो है गया क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब रेडिएशन कर रहा है। आर का वैल्यू देखो ना, यहीं से आर इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। और आर का फॉर्मूला आपको बार बार बता रहा हूं, देखो ना ये स्टेटमेंट क्यू अपॉन एटी ये लिख दिया, जहां पे क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। नेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूं मैं ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या है? टी, केप्ट इन अ सराउंडिंग। सो एक सराउंडिंग में रख रहे ब्लैक बॉडी को, सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चा हमने क्या लिया है? टी नॉट। और यहाँ पे इस वाले शर्त में हम लोग टी का वैल्यू ग्रेटर ले रहे हैं, किससे? टी नॉट से। मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी। अब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट का क्या करेगा बच्चा? वो रेडिएशन करेगा। ठीक है, तो हीट का रेडिएशन करेगा तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? क्यू इज इक्वल टू, मेरे को ना अपॉन में 80 भी है, अपॉन में 80। तो 80 कहाँ गायब हो गया? तो देखो ना बोला पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया का वैल्यू 1, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम का वैल्यू भी। तो क्यू का वैल्यू ये हमारे पास समथिंग आ रहा है। और नहीं ये लिखना है तो आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या लिख रहा है इसको हम लोग? आर के फॉर्म में। आर के फॉर्म में हीट लिखता तो भी चल रहा है क्योंकि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। नेक्स्ट आगे ये किसका हो गया? बॉडी का हो गया। ठीक है, अब सराउंडिंग का निकालो। बॉडी का टेम्परेचर क्या लिया था आपने? टी। सराउंडिंग के लिए सेम फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टी नॉट। इन दोनों में नेट का लॉस कितना होगा? कोई ज्यादा होगा तो कोई कम होगा। ज्यादा कौन है? ये। अरे बॉडी गर्म है ना भाई। ठीक है, ये सराउंडिंग इसका टेम्परेचर क्या है? कम। तो नेट लॉस कितना होगा? जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो नेट लॉस देखो, नेट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब आर की बात कर रहा है। आप लोग क्यों लेते तो भी चलता कि एरिया और टाइम का वैल्यू 1 ले रहे। ठीक है, तो मुझे बताओ वैल्यू क्या मिलेगा? ठीक है, इसका वैल्यू ठीक है क्या है? सिग्मा टी पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट पावर 4। दोनों में टी नॉट सिग्मा कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या? टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, जो भी एनर्जी है, सराउंडिंग का कम है, तो इन दोनों में कितने का एक्सचेंज होगा एनर्जी? तो जितना दोनों में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस की वैल्यू इतना आती है। फटाक से नोट डाउन करो। चैप्टर होता है हमारा खत्म। लाइक करो, फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दो। और जल्द से जल्द आप लोग पूरा जितना भी वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ सबको देखने की कोशिश करो कि बोर्ड एग्जाम हमारे मुट्ठी में है, हमारा मार्क्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।